जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं इस मंच को प्रणाम करता हूं और मेरे समकक्ष उपस्थित मेरी माताएं, बहनें, मेरे मित्र, मेरे युवा साथी, ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड रीडर और जो भी भिन्न भिन्न कलाओं में पूर्ण हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, शोध किया है, उन सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित परम पूज्य डॉक्टर एच.एस. रावत गुरुजी, जिनके द्वारा ये ज्योतिष का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, अरुण बंसल जी, जो ज्योतिष के अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ, हम तो बहुत कम उम्र के थे तब से इनका एक फ्यूचर पॉइंट के नाम से एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर आता है, कुंडली का, बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है। पिताजी बताते थे कि एस्ट्रोलॉजी का, उसके बाद तो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म आ गए। यानी कि आपने टेक्नोलॉजी से जोड़ने में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान किया है, इसलिए अरुण बंसल जी के लिए बहुत बहुत तालियां मैं कहूँगा कि यहाँ पर आप लोग बजाएं। साथ में आभा बंसल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मंच पर उपस्थित शेफाली जी, मित्रा जी, शास्त्री जी, आप सभी को भी, और विशेष रूप से महाराज जी जो तिरुपति बालाजी से आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबसे पहले हमने उन्हीं के संबोधन को सुना था और अब हम सबको एक छत के नीचे खड़े करने वाले विशेष रूप से हमारे भाई आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी, इनके लिए जोरदार तालियां। देखिए, कार्यक्रम के अंदर आनंद तब आता है जब एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा एम्बियंस मिले और मन, आत्मा और शरीर एकाग्र हो जाते हैं। बढ़िया एनवायरनमेंट है, अच्छा हॉल है, अच्छी आओ भगत करी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है, तो उससे आत्मा प्रसन्न हो गई, एक ऊर्जा, एक नया संकल्प यहाँ प्राप्त हुआ। इसलिए सोनी भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम कराने के लिए। प्रोग्राम में मैं जाता रहता हूँ, पर आपका प्रोग्राम बाकी आज बहुत अच्छा मुझे लगा, वेल मेंटेन, अच्छा अरेंजमेंट। दोस्तों, कल हम जोधपुर में थे, आज सुबह आए, एक ज्योतिष सम्मेलन था, वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसको अटेंड किया। किसी ने मेरे से ये पूछा कुंडली दिखाते समय कि ये बताइए कि क्या पूजा से सही में प्रभाव पड़ता है? ये जो आप बोल रहे हैं कि इस ग्रह की पूजा करा लीजिए, ये दोष शांत हो जाएगा, ये कर लीजिए, तो क्या लिटरली इनसे फ़र्क पड़ता है क्या? मैंने बोला क्यों नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। मैंने कहा आप एक चीज़ बताइए, जब आपको कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो आप किसको अप्रोच करते हो? सबसे पहले क्या मन में भाव आता है? यही ना कि हे प्रभु हमें समस्या से बाहर निकालो, हे प्रभु हमारे को इस संकट से मुक्त करो, और बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं। तो ज्योतिष का और कर्मकांड का तो बहुत बड़ा महत्व है। जब हम कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी पद्धति करते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? जब वेदी मंडल तैयार हो जाएगा, नवग्रह मंडल तैयार हो जाएगा, 16 पूजा करते हैं 16 विधियों से, तो ब्राह्मण क्या कराते हैं? आपका पंच देवता से सबसे पहले आह्वान। पंच देवता अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन पंच देवों को पूजा जाता है और उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। जल से आचमन कराया जाता है, ओम पृथ्वी नमः, पृथ्वी को पुष्प रख के प्रणाम किया जाता है, अग्नि को प्रणाम किया जाता है, वायु से परमिशन ली जाती है, और अंतरिक्ष के अंदर तो ये सारे के सारे तत्व हैं। आपने जब गंगा जल से आचमन किया, जल को प्रणाम किया, गंगा मैया से आज्ञा मांगी कि हे माँ आप मुझे शांति दें, मुझे स्थिरता दें, आप जल की देवी हैं, ये साधारण जल नहीं है, ये निर्मल जल है, स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकल रहा है, और ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो हमने जल को प्रणाम किया, इस आचमन करके अपने आंतरिक शरीर की और बाहरी शरीर का पवित्रीकरण किया। इसलिए बोला जाता है ओम अपवित्रः पवित्रो वाम सर्वावस्थाम गतो विवाह। हमने पृथ्वी को प्रणाम किया, पुष्प रखा, हे माँ इस पृथ्वी का भार है आपके ऊपर, आप पूरे इस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं, आपको पुष्प अर्पित करता हूं, क्योंकि आज इस पृथ्वी लोक के ऊपर मैं ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, अपने कुल देवी को, कुल देवता को, पितरों को
नव ग्रहों को सबको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, सबका पूजन करना चाहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बारंबार प्रणाम करता हूँ। इसलिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जल और पुष्प रख के प्रणाम करते हैं धरती माता को, अग्नि को प्रणाम करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। ओम दीप देवताभ्यो नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः। बोलते हैं ना, दीप ज्योति परब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरत मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोत कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशम च, दीप ज्योति नमस्तुते। यानी कि हे दीप देवता, जिस प्रकार से आपके प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है, ठीक इसी प्रकार से मेरी जन्म पत्री में ग्रहों के रूप में जो भी अंधकार चल रहा है उससे आप मुझे मुक्त करिए, मेरे जीवन को प्रकाशित करिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सूर्य उदय होते हैं तो एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नई किरण हमारे जीवन में लेके आते हैं। तो हमने दीपक को भी प्रणाम किया। जब सुबह सुबह सूर्य उदय होते हैं तो पेशेंट का रिकवरी फेस अच्छा होता है, और जब शाम होती है चंद्रमा का प्रभाव बढ़ता है तो विष फैलने लगता है। इसी प्रकार से हम फिर वायु को भी प्रणाम करते हैं उन पंच देवताओं में, कि वायु में हमारे साथ साथ तमाम प्रकार की अच्छी और बुरी शक्तियां हर समय भ्रमण करती हैं। जब कुंडली कमजोर हो जाती है, ग्रह कमजोर हो जाते हैं, बुरे ग्रहों की दशा आ जाती है, तो उस समय पर हमारे इर्द गिर्द नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और हम फिर ये कहने लगते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई ब्लैक मैजिक हो गया है। और जब हमारी कुंडली अच्छी होती है, शरीर की ऑरा मजबूत होती है, मन मजबूत होता है, और मन के अधीन सब कुछ है, सूर्य आत्मा है, सूर्य मजबूत है आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत है, आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आत्मबल से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो हमने वायु को प्रणाम किया कि हे प्रभु, आप भी मुझे सुरक्षा प्रदान करिए कि यहाँ कोई नकारात्मक शक्ति अटैक ना करे। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, ये तो सिर्फ पंच देवता हैं। इसके बाद फिर अनुभद्रा शुरू होती है। देवताओं से आह्वान किया जाता है इस पृथ्वीलोक पर आने के लिए, और फिर गणेश पूजन ऐसे करते करते आगे पूरी पूजा प्रारंभ होती है, और फिर लास्ट में अग्नि को प्रणाम करते हुए, यज्ञ करते हुए पूर्ण किया जाता है। तो बिल्कुल प्रभाव है। इसलिए अगर आपकी जन्म पत्री में ग्रहों के रूप में अंधकार चल रहा है, दशाएं विपरीत चल रही हैं, ग्रह आपकी नकारात्मक दशा के रूप में चल रहे हैं, आप उनको प्रणाम करिए, आप पूजन कराइए, आपके शरीर की शुद्धि होगी, आपकी आत्मा की शुद्धि होगी। अभी जैसे एक मैडम ने कहा कि 6 साल से कोई रिलेशनशिप के अंदर है, अगर उसको मनवाना है तो क्या करें, क्या ज़रूरत है मनवाने की? आप एस्ट्रोलॉजर हैं, साफ मना करो। मेरे पास कोई भी आता है, कहता है कि 5 साल से हम रिलेशनशिप में, 2 साल से छोड़ के चला गया, जाने दो। जो व्यक्ति 5 साल में आपका नहीं हुआ, 6 साल में आपका नहीं हुआ, क्या ज़रूरत है उसके साथ जीवन जीने की? उसकी कुंडली में ग्रहों का प्रभाव देखिए, इसका मतलब वो लॉयल नहीं है, उसका मन स्थिर नहीं है। उसका चतुर्थ भाव देखिए, भाव का स्वामी देखिए, भाव का कारक देखिए, पंचम भाव और सप्तम भाव का योग देखिए कि पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव विवाह का है, और विवाह का कारक पुरुष की कुंडली में लव लाइफ का कारक शुक्र होता है। क्या पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी जन्म पत्रिका में इकट्ठे बैठे हैं? और शुक्र की स्थिति सप्तम भाव के साथ में यदि बन रही है तो आप प्रयास करके देख सकते हैं, अगर व्यक्ति चरित्रवान आपको कुंडली में लग रहा है तो। नहीं तो बोलो जाओ, अपना नई शुरुआत करो, आगे बढ़ो। हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव हमारी लगन का होता है। लगन शरीर पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग बोल देते हैं लगन का स्वामी वहाँ बैठा है, इधर बैठा है, जहाँ बैठेगा वहाँ प्रभाव देगा। ये बात यथार्थ सत्य है। बट अगर लगन के अंदर कोई ग्रह आकर के बैठ गया तो वो भी आपको अपने स्वभाव के अनुरूप बीमारी देगा। मेष लगन है, आपका लग्नेश मंगल है, आपका लग्नेश मंगल पीड़ित है, आपकी लगन भी पीड़ित है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी, सर दर्द की दिक्कत आएगी, आपको परेशानी आएगी, आपको हेडेक प्रॉब्लम रहेगा, आपको मांसपेशियों में दिक्कत आएगी। आपकी वृष लगन है, आपका लग्नेश शुक्र हो गया, आपका शुक्र पाप प्रभाव में है, आपका शुक्र नीच का है, आपकी लगन के ऊपर भी पापत्व आ रहा है। आप बोल दो कि भाई इसके चेहरे में प्रॉब्लम रहेगी, इसकी वाणी में विकार रहेगा। साथ में बुध भी आपको कमजोर मिल रहा है। बुध वाणी का कारक है, गुरु वाणी का कारक है। आपने देखा इसका गुरु नीच का है, इसका शुक्र कमजोर है, और इसके वृष लगन है, इसका लग्नेश शुक्र भी कमजोर है। आप बोलो शारीरिक कष्ट तो रहेगा, चेहरे में कष्ट तो रहेगा, और साथ में इसके कॉन्फिडेंस में भी कमी रहेगी। आप कह सकते हो। मिथुन लगन है, लगन का स्वामी आपका बुध हो गया,
आपका बुध कुंडली में कमजोर है, आपको त्वचा रोग देगा। आपके शरीर के ऊपर मान लो स्लो ग्रह आ गया तो आप स्लो हो जाओगे, आपकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, आपके कार्य रुक रुक करके होंगे, क्योंकि स्लो गति के एक तो ग्रह बैठ गए और आपकी लगन का स्वामी, शरीर का स्वामी बुध भी जन्म पत्रिका में कमजोर हो गया। एलर्जी दे देगा, ल्यूकोडर्मा दे देगा, आपको अस्थमा दे देगा, गले का रोग दे देगा। आपकी कर्क लगन है, कर्क लगन के जातक वैसे अच्छे होते हैं। आप यहाँ से विचार लेकर के जाइए, आप खाली लग्नेश को देखिए आपको, और उस लग्नेश के स्वभाव को याद करिए कि ये लग्नेश का ऐसा नेचर है, इसका नेचर ऑफ बिजनेस ये है, इसका ऐसा स्वभाव होगा। आप उस व्यक्ति को बोल दो आपके सामने आकर के बैठा, अच्छा कर्क लगन है यार, इंसान तो अच्छा होगा, मन का तो अच्छा होगा अगर इसका चंद्रमा मजबूत है तो। और यही चंद्रमा कमजोर हो गया तो आप बोलोगे यार आप देखते तो ठीक ठाक हो, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी है, आप अपनी बात को अच्छे से रख नहीं पाते। आप ये कह सकते हो कि यार आपको छाती में प्रॉब्लम रहती है, आपको फेफड़ों में दिक्कत रहती है क्या? आपका चंद्रमा राहु के साथ बैठ गया है, आप कमजोर हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, पीड़ित जल्दी हो जाते हो, डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हो। आज की डेट में अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिसीजन ले पाना, कंफ्यूजन की स्थिति रहना, मैक्सिमम लोग इन चीज़ों के शिकार हैं। जो लोग हमेशा से इन चीज़ों के शिकार हैं इसका मतलब उनकी कुंडली में मन और बुद्धि पीड़ित हैं, और जो लोग अभी पीड़ित हो रहे हैं इसका मतलब उनके चंद्रमा के ऊपर से किसी बुरे ग्रह का ट्रांजिट गोचर में चल रहा है, बुरे ग्रह का प्रभाव चल रहा है। आपकी सिंह लगन है, लगने सूर्य हो गया, सूर्य राजा है, तो राजा को क्या बीमारी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, पर कैसी बीमारी देगा? बीमारी देगा अपने स्वभाव के अनुकूल, बीमारी देगा अपनी ऑरा के अनुकूल। और शरीर में 5 महत्वपूर्ण चीजें सूर्यदेव के पास होती हैं। पेट होता है, आंख होता है, हृदय होता है, बिना हार्ट के दिल धड़क नहीं सकता, बिना आंखों के सुंदर दुनिया को देख नहीं सकते। हड्डियां होती हैं, बिना हड्डियों के शरीर का वजन नहीं अपने ऊपर ले सकते, और जो आत्मा के कारक होते हैं, इसलिए होती है ना चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन कुंडली। अब आपकी आत्मा ही पीड़ित हो गई, आपका सूर्य ही पीड़ित हो गया, तो क्या होगा? इन 5 चीजों से संबंधित विकार हो जाएगा। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हुए पीड़ित होंगे तो सिंह राशि शरीर के अंदर हमारे पेट का प्रतिनिधित्व करती है। पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर अगर हम देखें, राशियों को अगर हम इससे साइड में रख करके देखें तो मेष राशि सर की, वृष राशि मुख की, मिथुन की ये गला, 4 नंबर कर्क राशि छाती की, 5 नंबर पेट, 6 नंबर कमर, 7 नंबर गुप्तांगों की, ऐसी धीरे धीरे 8, 9, 10 पैरों तक, जांघों तक जाते हुए शरीर कंप्लीट हो जाता है। आपने देखा इसकी वृश्चिक लगन की कुंडली है, इसका लग्नेश मंगल कमजोर है, पीड़ित अवस्था में है, और उसके ऊपर केतु का प्रभाव है या केतु उसके साथ बैठा है। आप कह सकते हो कि आपकी कोई सर्जरी होगी, आपका कोई ऑपरेशन होगा, और आपकी वृश्चिक राशि भी पीड़ित है। पीड़ित कैसे होगी? अगर उस राशि में कोई ग्रह बैठा है, अशुभ बैठा है, सेपरेटिव बैठा है, अलगाववादी बैठा, और उस राशि का स्वामी मंगल वो केतु के साथ बैठ गया। अब केतु की दशा आएगी तो निश्चित तौर पर केतु तो मारेगा, केतु तो चोट लगाएगा, केतु दुर्घटना देगा, उसका नेचर है, उसका नेचर ऑफ ये बीमारी के रूप में परेशानी आपको देगा। ऐसे आपकी जन्म पत्री कुंभ लगन की है, आपका लग्नेश हो गया शनि। अब शनि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर 6ठे भाव में जाकर के बैठ जाए, अब 6ठे भाव के अंदर बैठेगा, रोग स्थान पर जाकर के बैठेगा तो रोग तो देगा ही ना, जहाँ बैठेगा वहाँ फल देगा। मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ तो यहाँ का भी फल दे रहा हूँ, और जहाँ की मेरे पास जिम्मेदारी है अपने ऑफिस की, वहाँ का भी एक फल दे रहा हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पर जब 6ठे भाव में रोग में बैठेगा तो दिक्कत देगा। और अगर यहाँ पर राहु साथ में बैठ गया उसके, और इस 6ठे भाव का स्वामी जन्म पत्रिका में पीड़ित हो गया, जैसे कुंभ लगन में 6ठे भाव की जिम्मेदारी आ जाएगी चंद्रमा के पास। अब चंद्रमा भी कमजोर, चंद्रमा शरीर में इम्यूनिटी पावर को प्रभावित करता है, जल्दी रोग देता है, कॉन्फिडेंस को कम करता है। कर्क राशि पीड़ित हो जाए, शनि 6ठे भाव में आ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, कैंसर कारक बीमारी भी आपको यहाँ दे सकता है। ऐसे ही मीन लगन है, आपका लग्नेश गुरु कमजोर हो जाए, क्या करेगा? अब गुरु के पास तो किडनियाँ हैं, गुरु के पास तो लीवर है, गुरु के पास तो आंतें हैं, गुरु के पास तो शुगर है, गुरु के पास तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रण करने का प्रभाव है। और ये अगर कमजोर होगा तो ये पीड़ित तो होगा और साथ में 5 और चीज़ों को प्रभावित कर देगा। अब वो 5 चीज़ें क्या होंगी?
आपका धन, आपका संतान सुख, आपका स्त्रियों के लिए पति का सुख गुरु से मिलता है कारक के रूप में, आपका भाग्य और आपका कर्म, क्योंकि हर ग्रह को एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट भी तो मिला हुआ है, कारक के रूप में मिला हुआ है, भाव का स्वामी और कारक। तो गुरु पीड़ित होगा तो अपने साथ में इन 5 भावों को और पीड़ित कर सकता है। अब सोचिए ज्योतिष के अंदर मैं क्यों बार बार अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक के माध्यम से कहता हूं कि मैं ज्योतिष शास्त्र विज्ञान के अंदर सूर्य का सबसे बड़ा महत्व मानता हूं और साथ में देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की एक तो धनु राशि, दूसरा मीन राशि, 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, 5 कारक के रूप में प्रतिनिधित्व करता है, और साथ में अगर भाव को लेकर के चलें तो दूसरे भाव का कारक होता है, नवम भाव का कारक होता है, पंचम का कारक होता है, 10वें भाव का कारक होता है और 7वें भाव का भी होता है लड़की के लिए। यानी कि अकेला गुरु 12 में से कम 7 ऐसी महत्वपूर्ण भावों को हमारे जीवन में प्रभावित करता है। सूर्य का महामंत्री गुरु है। आप रिसर्च कर लो, आज आप यहाँ से एक विचार लेकर के जाओ, आपको जो भी व्यक्ति इस दुनिया में बड़ा विद्वान मिलेगा, जो व्यक्ति बहुत अच्छे मंच संचालन कर रहा है, बहुत अच्छा स्पोक्स पर्सन है, राजनीति के अंदर बहुत आगे आया, उसको बहुत नेम फेम मिला है और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, परिस्थितियों के अनुकूल माहौल को देख करके अपनी भाषा को बदल लेता है, तो उस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य तो बलवान मिलेगा ही और साथ में गुरु भी बलवान मिलेगा। ये एक यथार्थ सत्य है। इसलिए दोस्तों हमारे को देखना पड़ेगा कि लग्नेश कैसी स्थिति में है, उससे संबंधित। अभी हमने व्यवसाय की कोई बात नहीं करी, ना मैंने यहाँ व्यवसाय को बिल्कुल छेड़ा, मैंने सिर्फ सिंपल ये बात करी है कि एक लग्नेश हमारे को किस प्रकार से बीमारियां दे सकता है। अब एक विचार ये भी आता है कि यही लग्नेश नीच अवस्था में हो जाए तो क्या करेगा। लग्नेश नीच होकर के जिस घर में जाकर के बैठेगा उस भाव से संबंधित पीड़ा देगा, क्योंकि नीच ग्रह जहां बैठता है उस भाव को ज्यादा प्रभावित करता है। यही मेष लगन हो, लग्नेश आपका मंगल हो गया, नीच का होकर चतुर्थ भाव में बैठ गया। अब चतुर्थ भाव फेफड़ों का है, जबकि मंगल का काम नहीं है फेफड़ों की बीमारी देना, मंगल को कोई मतलब नहीं है फेफड़ों से। मंगल का तो शरीर का है, बीपी का है, रक्त संबंधी विकार हैं, मांसपेशियों की प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं मंगल के पास। बट फल बदल दिया उसने, क्योंकि वो लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में चला गया, नीच हो गया, तो वहां पर फेफड़ों का पार्ट ऑफ बॉडी जो चतुर्थ भाव में आएगा उसको प्रभावित कर देगा। यहां से आपका भाव का फल शुरू होगा, यहां से भाव की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। आपकी वृष लगन है, आपका लग्नेश शुक्र हो गया और पंचम भाव में जाके नीच हो गया, कन्या राशि के अंदर नीच हो गया। अब शुक्र रूप खूबसूरती का कारक है, उसको तो प्रभावित करेगा, बट नीच किस घर में हुआ है? नीच हुआ है पंचम भाव में। आप बेझिझक होकर के बोल दो कि आपका लग्नेश पंचम भाव में शुक्र नीच हुआ है भैया, आपका पेट खराब रहेगा। आपके अगर आप और उसको थोड़ा बताना चाहो कि देखिए विषय बहुत गहरा है, बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास में, पर समय का ध्यान रखना पड़ता है। अब पंचम भाव संतान का भी तो है, पंचम भाव बुद्धि का भी तो है, पंचम भाव उन्नति का भी तो है, पंचम भाव आपको अकस्मात धन लाभ भी तो देता है, पंचम भाव से राज्य शक्ति बुद्धि से भी तो प्राप्त होती है ना, बुद्धि से भी तो व्यक्ति राजयोग चलाता है, पंचम भाव से आपका प्रबंधन चलाता है, पंचम भाव से आपके प्रेम संबंध देखे जाते हैं, पंचम भाव से आपकी नीति शास्त्र कला विद्वानता देखी जाती है। अब ये पंचम भाव में नीच का होगा तो इतनी सारी चीजों पर प्रभाव अपना छोड़ सकता है, पर मेन प्रभाव मेन भाव यानी कि बुद्धि, उन्नति, संतान और पंचम भाव पेट का, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बीमारी के रूप में बात करें तो। अब मैं एक विशेष रूप से आग्रह और करना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी हमारे ज्योतिष मित्र बैठे हैं, देखिए जितना सीखा है, जितना अनुभव किया है, यूट्यूब ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, फेसबुक ने मेरे को सपोर्ट किया है। सपोर्ट मेरे को सब्सक्राइबर या व्यूज़ देने में नहीं किया, सपोर्ट किया है मेरे को खुद से सेल्फ नॉलेज गेन करने के लिए। अब यूट्यूब पे वीडियो डालनी है आज, अब थोड़ा सोचना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है कि क्या मैटर कंटेंट क्रिएट करें ताकि लोगों को अच्छा लगे, समझ में आए। खुद भी पढ़ते हैं, नई वीडियो बनाते हैं। अब 3000 से ज़्यादा वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड करी हैं। अब 3000 वीडियोस को अपलोड करने के लिए पढ़ा भी, अध्ययन भी किया, तो
तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा ये शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं होगा, हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, हमारे शरीर में जाने वाला आहार अच्छा नहीं होगा, हमारे इस शरीर के 5 एलिमेंट संतुलित नहीं होंगे, तब तक हम एक अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बन सकते। ये भी एक सत्य है। मेरे खुद विचारों में बहुत परिवर्तन आया है, मेरी सोच में परिवर्तन आया। मैंने इन 5 तत्वों को बैलेंस करने का प्रयास किया, इसलिए इनके इर्द गिर्द हमारा जीवन घूमता है। एक बार पुनः हमारे बड़े भाई आचार्य प्रवीण सोनी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मेरी बात रखने का मौका दिया आपने यहाँ पर इस मंच पर, और इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं आपके लिए एक और विश यहाँ पर भगवान से कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में और इससे भी बड़ा भव्य आपका नाम मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, बड़े आयोजकों के रूप में हो, ताकि देखिए आयोजक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम तो गाड़ी में बैठे आए, अपना खाया, अवार्ड लिए और चले गए, पर उसके पीछे इनकी मेहनत, मुझे ध्यान है लुनावना में मेरे से मिले थे प्रोग्राम में, और वहाँ इन्होंने मेरे को बोला, और तब से मेहनत करने में लगे हुए हैं, लोगों को जोड़ना, कोऑर्डिनेट करना, ट्रॉफी तैयार करना, यानी कि बड़ी मेहनत लगती है। और हम एक झटके में कह देते हैं ये चीज़ में कमी थी या उसमें कमी थी। आप खुद प्रयास करके देखिए तो आपको पता चलेगा। इसलिए अगर कोई भी प्रयास करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसको मोटिवेट करिए, उसको सहयोग करिए, उनका आत्मबल बढ़ाइए, मनोबल बढ़ाइए, ताकि वो और ज़्यादा अच्छा अपना नेक्स्ट प्रोग्राम में प्रयास कर सके। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच को प्रणाम करता हूँ।